भारतीय जनता पार्टी ने तो तमाम हदों को पार कर दिया है। कुणाल कामरा को, स्टैंड अप कॉमिक और सैटारिस्ट कुणाल कामरा को इस कदर परेशान किया जा रहा है कि उनके दर्शकों को भी नहीं बख्शा जा रहा। जी हां, सही सुना आपने। पुलिस ने कुणाल कामरा के शो में आए जो दर्शक थे उन्हें तलब करना शुरू कर दिया है। एक तरफ कुणाल कामरा को इस तरह से परेशान किया जा रहा है, उनके मां बाप को भी नहीं बख्शा जा रहा है, और दूसरी तरफ यह है दिल्ली का कानून मंत्री जिसका नफरत का एक लंबा चौड़ा इतिहास है। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने इसके खिलाफ दिल्ली दंगों में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। इसकी नफरत की पूरी दास्तान है वेल डॉक्यूमेंटेड। न्यूज लॉन्ड्री ने इसकी नफरत पर लंबी चौड़ी पड़ताल की थी जिसका मैं जिक्र करूंगा, मगर सबसे बड़ी बात यह वो व्यक्ति है, जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे तब इसने पुलिस की मौजूदगी में कहा था, अभी तो ट्रंप है, हम वापस जा रहे हैं, बाद में आप भी हमें नहीं रोक पाएंगे, यानी कि पुलिस भी हमें नहीं रोक पाएगी। पुलिस साथ खड़ी थी, चुपचाप तमाशा देख रही थी, और उसके बाद दिल्ली में दंगे हुए। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, इसके खिलाफ दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। क्या इसे बर्खास्त किया जाएगा? क्या इसे गिरफ्तार किया जाएगा? अगर आप भूल गए हैं इसने दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में क्या कहा था उस वक्त, मैं फिर से आपको सुनाना चाहता हूं। सुनिए क्या कहा था कपिल मिश्रा ने। सीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ठीक है। मगर साफ तौर पर दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का फर्क उनके दोहरे मापदंड दिखाई देते हैं कुणाल कामरा और कपिल मिश्रा के बीच। जी हां, अनुराग ठाकुर और उमर खालिद के बीच। इन सब के जो गुनाह हैं वो साफ तौर पर दिखाई देते हैं। हमने देखा था अनुराग ठाकुर ने मंच पे खड़े होकर देश के गद्दारों को गोली मारो जैसे नारे लगाए थे, और फिर आपको याद होगा ये दो युवा शाहीन बाग और जामिया में उतर आए थे और गोलीबारी शुरू कर दी थी। और आज तक हमें नहीं पता कि उमर खालिद को जेल में क्यों डाला गया है। इन तमाम मुद्दों की हम चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले जो हो रहा है कुणाल कामरा के साथ वो बहुत ही शॉकिंग है। अब उनके दर्शकों को बुलाया जा रहा है। मैं आज एक सवाल पूछना चाहता हूं, उस शो में आए दर्शकों से तुम पूछताछ कर रहे हो, कुणाल कामरा के उस शो को 1 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं यूट्यूब पर। क्या आप अब उन 1 करोड़ लोगों को भी जो है वो नोटिस भेजेंगे कि आइए और पूछताछ के लिए थाने में हाजिर हो जाइए? खबर क्या कहती है आपके स्क्रीन पर। टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया है कि पुलिस ने शो में शामिल हुए कुछ लोगों के बयान दर्ज करने शुरू कर दिए हैं और दर्शकों को नोटिस भी भेजे हैं। ये नोटिस दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 179 के तहत भेजे गए हैं, जो पुलिस अधिकारियों को जांच के लिए गवाहों को बुलाने का अधिकार देता है। ज्ञात हो, इस शो की वीडियो रिकॉर्डिंग पहले से ही मौजूद है। अपने आधिकारिक एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट में कामरा ने पुलिस के घर के दौरे का भी जिक्र किया और कहा कि पुलिस एक ऐसे पते पर गई जहां 1 दशक से वो नहीं रह रहे हैं। कामरा ने इसे समय और सार्वजनिक संसाधनों की बर्बादी बताया। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जिस घर में कुणाल कामरा मौजूद ही नहीं है वहां जाने का क्या मकसद? कुणाल कामरा के मां बाप को क्यों परेशान किया जा रहा है? सबसे बड़ी बात, उस शो में जो ऑडियंस आई थी आप उससे परेशान कर रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, कुणाल कामरा ने यह बहुत ही मार्मिक पोस्ट किया है, और इस पोस्ट में वो बता रहे हैं कि किस तरह से लोकतांत्रिक तौर पर एक आर्टिस्ट को, एक स्टैंड अप कॉमेडियन को खत्म किया जा रहा है। उनके एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा, क्योंकि आज जो कुणाल कामरा के साथ हो रहा है यह कई लोगों के साथ हुआ है, कई पत्रकारों के साथ हो रहा है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कुणाल कामरा ने क्या कहा। आपकी स्क्रीन पर ये उनकी एक्स पोस्ट है, हाउ टू किल एन आर्टिस्ट डेमोक्रेटिकली। इसका हिंदी में अनुवाद है कि एक आर्टिस्ट को लोकतांत्रिक तौर पर कैसे खत्म किया जाए, और उन्होंने बाकायदा यहां पर 5 स्टेप्स बताए हैं, 5 एक के बाद एक कदम बताए हैं जिसके जरिए एक आर्टिस्ट को खत्म किया जाता है। अंग्रेजी में है, चलिए मैं उसका हिंदी में अनुवाद करता हूं। वो कहते हैं, वो 5 कदम कौन कौन से हैं। सबसे पहला, आक्रोश पैदा किया जाए, इतना आक्रोश पैदा किया जाए कि ब्रांड अपना काम बंद कर दे। दूसरा, आक्रोश को और बढ़ाया जाए जब तक कि निजी और कॉरपोरेट काम बंद हो जाएं।
तीसरा, आक्रोश को और ज्यादा बढ़ाया जाए जिससे कि बड़े आयोजन स्थल कोई रिस्क ना लें और आपको मंच ना दें। चौथा, हिंसक आक्रोश, यानी कि मामला सिर्फ आक्रोश तक सीमित ना रहे, हिंसा पैदा किया जाए जब तक कि सबसे छोटी जगह भी अपने दरवाजे उस आर्टिस्ट के लिए बंद ना कर दें। पांचवा, फिर उनके ऑडियंस को पूछताछ के लिए बुलाना, आर्ट को किसी क्राइम सीन में बदल देना। यानी कि जहां पर कुणाल कामरा ने अपनी बात कही उसको पूरी तरह से एक अपराध स्थली में बदल देना। जो कुणाल कामरा यहां कह रहे हैं ना दोस्तों, ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है। जिन पत्रकारों ने भारतीय जनता पार्टी से सवाल किए उनके लिए ऐसे हालात पैदा किए गए कि उन्हें अपना चैनल छोड़ना पड़ा, और मैं खुद भुक्तभोगी हूं, मेरी दास्तान आप जानते हैं। मैं जिक्र करना चाहूंगा कॉमिक श्याम रंगीला का। श्याम रंगीला ने भी कुणाल कामरा के जवाब में यही बात कही है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, श्याम रंगीला का सिर्फ इतना ही गुनाह था कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री करते थे, उनकी नकल करते थे। नकल ये राहुल गांधी की भी करते थे, मगर तमाम चैनल्स ने, बड़े बड़े चैनल्स ने, सोनी, स्टार, सबने इन्हें बुलाने से बंद कर दिया, मना कर दिया। क्यों? क्योंकि ये प्रधानमंत्री की मिमिक्री करते थे। यहां पर क्या कह रहे हैं श्याम रंगीला, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। I have been silent for some time now, and some people have been asking me about it. The reason behind my silence is that the first 4 points have happened to me, and it has become so common that talking about it seems pointless. So I thought it is best to keep quiet without telling anyone, but I will return whenever I am in a position to do so. यहां पर वो कह रहे हैं कि मेरे साथ भी वो पहली 4 बिंदु हुए हैं जिसका जिक्र यहां कुणाल कामरा कर रहे हैं, मगर मैं इसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहता था। चर्चा क्यों करूं? इसकी चर्चा करना पूरी तरह से बेमानी है। यही हो रहा है दोस्तों आज की तारीख में। जो लोग भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाते हैं, या श्याम रंगीला की बात करें तो ये कोई सवाल भी नहीं उठा रहे थे, ये सिर्फ प्रधानमंत्री की बहुत बेहतरीन मिमिक्री करते थे। मगर इस व्यक्ति के लिए भी हालात ऐसे पैदा कर दिए गए कि रोजी रोटी पर बात बनाई। एक तरफ तो कुणाल कामरा, श्याम रंगीला, स्वरा भास्कर, अनुराग कश्यप, इन सब के साथ ये सब किया जा रहा है, मगर दूसरी तरफ इन चेहरों पर गौर कीजिए। कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, ब्रिजभूषण शरण सिंह, इन तीनों की बात करूंगा, मगर सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं कपिल मिश्रा का। खबर आपकी स्क्रीन पर। दिल्ली राइट्स, कोर्ट ऑर्डर्स FIR अगेंस्ट BJP's कपिल मिश्रा वीक्स आफ्टर ही वॉज अपॉइंटेड लॉ मिनिस्टर। यानी कि दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। यह व्यक्ति आज दिल्ली का कानून मंत्री है। कायदे से इस व्यक्ति को पद से बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए क्योंकि कानून मंत्री है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। ऐसे ढेरों मामले हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने बवाल किया है कि ये इस पद पर बने हुए हैं, ये कहीं ना कहीं मामलों को प्रभावित कर सकते हैं। इन्होंने यही तर्क अरविंद केजरीवाल के बारे में इस्तेमाल किया था, याद है कि नहीं आपको? उन्हें मुख्यमंत्री पद को छोड़ना पड़ा था कि अगर ये मुख्यमंत्री बने रहेंगे तो ये मामले को प्रभावित करेंगे। नैतिक तौर पर सवाल उठाए गए। अब जबकि दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने इस नफरती कपिल मिश्रा के खिलाफ आदेश जारी कर दिया है, तो ये अपने पद पर क्यों बना हुआ है? खबर क्या है आपके सामने, और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं, दिखलाना चाहता हूं कुणाल कामरा और कपिल मिश्रा का फर्क। खबर आपकी स्क्रीन पर। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने कहा, मिश्रा के खिलाफ पहली नजर में एक गंभीर अपराध के सबूत हैं और यह भी साफ है कि घटना के वक्त मिश्रा उस इलाके में मौजूद थे। कोर्ट का यह फैसला 5 और लोगों पर भी लागू होता है, जिनमें से 3 बीजेपी नेता शामिल हैं। मुस्तफाबाद से विधायक मोहन सिंह बिष्ट और पूर्व विधायक जगदीश प्रधान और सतपाल सांसद। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। आप गौर कर रहे हैं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी नफरती नेताओं को इनाम देती है। वो नेता खुलकर जो दंगाई भाषा में बात करते हैं, कपिल मिश्रा इसके जीते जागते सबूत हैं। याद है कि नहीं आपको? याद है कि नहीं आपको जब इस अनुराग ठाकुर ने वो शर्मनाक नारा लगाया था, उसका क्या असर हुआ था दिल्ली में? जामिया और शाहीन बाग लोग गोली चलाने पहुंच गए थे। अगर आप भूल गए उसने क्या नारे लगाए थे, फिर से सुनिए।
गोली मारो को, देश के गद्दारों को तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। बहरहाल आपके जहन में सवाल होगा कि कपिल मिश्रा के खिलाफ ये जो बात यहां तक पहुंची है कि अदालत ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं, ऐसा हुआ क्यों? आपकी स्क्रीन पर कोर्ट में यह मामला मोहम्मद इलियास नाम के शख्स की अर्जी पर सुना जा रहा है, जो यमुना विहार में रहते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक इलियास ने दावा किया कि उन्होंने मिश्रा और कुछ और लोगों को दंगे के दौरान सड़क जाम करते और ठेले तोड़ते हुए देखा था। यह फैसला दिल्ली पुलिस की उस बात के बावजूद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि जांच में ऐसा निकला कि मिश्रा को दंगे में फंसाने की साजिश की गई थी। मैं आज दिल्ली पुलिस से पूछना चाहता हूं, इस व्यक्ति के प्रमाण मौजूद हैं। अभी अभी मैंने आपको बयान सुनाया कि वो दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में कह रहा था, दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में कह रहा था कि अभी तो हम जा रहे हैं, और तुमने उमर खालिद को क्यों जेल में डाला हुआ बताइए? ऐसे कोई प्रमाण नहीं, आज तक तुमने चार्जशीट तक दाखिल नहीं की है। सबसे बड़ी बात, बृजभूषण शरण सिंह, यौन उत्पीड़न की 6 शॉकिंग गवाहियां हैं। दिल्ली पुलिस ने इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है अदालत में, मगर आज तक बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया है। उल्टा उनके बेटे को सांसद की टिकट दे दी गई थी। क्यों, मैं समझना चाहता हूं। आखिर क्यों ऐसा फर्क है उमर खालिद और बृजभूषण शरण सिंह के बीच में? आखिर क्यों ऐसा फर्क है कुणाल कामरा और कपिल मिश्रा में? और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये जो कपिल मिश्रा है, अव्वल दर्जे का अवसरवादी और झूठा आदमी है। मैं आपको वायर के इंटरव्यू का एक क्लिप दिखाना चाहता हूं। पत्रकार इस्मत आरा कपिल मिश्रा का इंटरव्यू कर रही हैं और कपिल मिश्रा से कहती हैं कि आपने जेएनयू, एएमयू और जामिया के खिलाफ हिंसा भड़काने वाले आरोप लगाए थे। यह व्यक्ति कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। और फिर इस्मत इस आदमी को एक्सपोज करती हैं, उसे बाकायदा सबूत दिखाती हैं, और इसका क्या चेहरा बन जाता है आप खुद देखिए। देखिए इस्मत ने इस झूठे और नफरती आदमी को किस तरह से एक्सपोज किया था, देखिए इसका क्या रिएक्शन। 19 दिसंबर को एक स्पीच दिया था जिसमें जंतर मंतर में, जिसमें आपने कहा था जामिया के गद्दारों को गोली मारो सालों को। मैंने स्पीच नहीं दिया था। स्पीच नहीं था, एक नारा था सर। आई हैव इट ऑन माय लैपटॉप। नारा है, सीपी में नारा लगाया जा रहा है। हाँ सर, आपने एक नारा दिया। क्या नारा लगाया था मैंने? जामिया के गद्दारों को गोली जामिया मारो। नहीं बोला था सर, जामिया बोला था। मेरे पास वीडियो है। नहीं, देश के नारे में देश है। नहीं, मैं तो आपको अभी बोलो, आप अभी चलाइए मेरे को। सर बिल्कुल, मैं अगर उसमें जामिया है कि देश है, वो अभी भी चलाते हैं। अलीगढ़ भी है सर इसमें, और लोग बोल रहे होंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ वो बोलो आप। सर मैं दिखा सकती हूँ आपको। सर ये है वीडियो। जेएनयू के गद्दारों को गोली मारो सालों को, जामिया के गद्दारों को गोली मारो सालों को, एएमयू के गद्दारों को गोली मारो सालों को। हाँ, ये वीडियो है, ठीक है सर, करेक्ट। लोग ये नारे को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं। ये एक छोटा एक ये बात करने योग्य भी नारा नहीं है, ये एक राइम है जो लोगों ने देश में अलग अलग आंदोलन। मैं फिर समझना चाहता हूं, ये व्यक्ति कानून मंत्री कैसे बना? ये व्यक्ति जिसके खिलाफ दंगा भड़काने को लेकर प्रथम दृष्टतः सबूत मौजूद हैं, ये खुद अदालत कह रही है। आखिर दिल्ली पुलिस ऐसा क्यों मानती है कि कपिल मिश्रा को फंसाया जा रहा है? मैं आपको बतलाना चाहता हूं, वो प्रमाण तो मौजूद ही है। इसके अलावा मोहम्मद इलियास का वो बयान, ये व्यक्ति जो है दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा था, ठेले तोड़ रहा था। उसके बाद दोस्तों, दंगों के बाद ये व्यक्ति एक हिंदू इकोसिस्टम शुरू करता है जिसका मकसद सिर्फ हिंदुओं के अंदर नफरत फैलाना। इसकी पड़ताल शांभवी ठाकुर और मेघनाद ने की थी न्यूज लॉन्ड्री के लिए। और यह पड़ताल क्या थी? आपके स्क्रीन पर, हेट फैक्ट्री इनसाइड कपिल मिश्राज हिंदू इकोसिस्टम। दरअसल कपिल मिश्रा टेलीग्राम पर एक ग्रुप तैयार करता है जिसका नाम है हिंदू इकोसिस्टम। मेघनाद और शांभवी दोनों इस ग्रुप में शामिल हो जाते हैं और फिर वो देखते हैं इस ग्रुप में क्या हो रहा होता है। सबसे पहले कपिल मिश्रा ये अपील करते हैं अपने ट्विटर हैंडल पर, कहते हैं, फ्रॉम टुडे वी आर मेकिंग अ टीम हिंदू इकोसिस्टम। आज से हम बना रहे हैं हिंदू इकोसिस्टम। टीम से जुड़ने के लिए सदस्यता फॉर्म भरें। उसके बाद दोस्तों ये इस तरह के नफरती वीडियो डालता है। न्यूज लॉन्ड्री की पड़ताल में इस वीडियो का जिक्र है जिसका स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं। इसके अंदर ये व्यक्ति नफरती वीडियो डालता है और फिर कई लोगों के खिलाफ लोगों को बाकायदा भड़काया जाता है।
न्यूज लॉन्ड्री ने अपनी पड़ताल में क्या कहा, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। शांभवी और मेघनाथ क्या लिखते हैं। हम यहां पर यह देखने गए थे कि यह पूरा सिस्टम अंदर से कैसे चलता है, कैसे ये लोग प्रोपेगेंडा तैयार करते हैं, जहर फैलाने वाली बातें गढ़ते हैं और सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स बनाकर कैसे सांप्रदायिक नफरत और कट्टरता को हवा देते हैं। और हां, हिंदुत्व का सपोर्ट जुटाने का भी यही तरीका है। वैसे ये लोग टूल किट्स भी आपस में शेयर करते हैं। कैसे क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने किसानों के आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए एक टूल किट शेयर किया था, जिस पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी और एक युवा एक्टिविस्ट दिशा रवि को भी अरेस्ट किया था। दिशा रवि को अरेस्ट कर दिया जाता है। कुणाल कामरा के ऑडियंस यानी दर्शकों को भी बख्शा नहीं जाता है। उमर खालिद क्यों जेल में हम नहीं जानते हैं, मगर कपिल मिश्रा आजाद है, अनुराग ठाकुर आजाद है, बृजभूषण शरण सिंह जिस पर आरोप है महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न करने का, वो आजाद है। बलात्कारी राम रहीम को बार बार भारतीय जनता पार्टी पैरोल पर रिहा करती है। बलात्कारी आसाराम इस वक्त रिहा है, बाहर है। यह है इस देश की हकीकत। मैं फिर भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं बताइए? आप क्यों बलात्कारियों और दंगाइयों के साथ हैं? सीधा सा सवाल। मैं ये भी नहीं कह सकता हूं कि मुझे हैरत होती है, नहीं। पिछले 5 सालों में आपने बाकायदा इस बात का प्रमाण दिया है, जीते जागते सबूत है हमारे सामने। मैं समझना चाहता हूं क्यों, आपकी क्या मंशा है? आप क्यों इस देश के युवा के दिमाग में जहर भर रहे हैं, उसकी नसों में जहर भर रहे हैं? क्यों आने वाली पीढ़ियों को इस तरह से बर्बाद कर रहे हैं? क्यों आप इस देश को बर्बाद कर रहे हैं? मैं समझना चाहता हूं क्यों। नफरत के सहारे यह समाज नहीं चल सकता है, बिल्कुल नहीं चल सकता है। कपिल मिश्रा के सहारे नहीं चल सकता। और इत्तेफाकन ये वो व्यक्ति है, जब यह आम आदमी पार्टी में था तो इसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया था एक औरत की जासूसी करने का। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं, यह व्यक्ति तुम्हारी पार्टी में कैसे है जिसने प्रधानमंत्री पर इतना गंभीर आरोप विधानसभा में खड़े होकर लगाया था कि प्रधानमंत्री एक लड़की की जासूसी करते हैं? आप भूल गए इसने क्या कहा था? फिर से सुनिए। प्रदीप शर्मा जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया, इनके पास एक लेटर आता है कि एक सीडी है इस महिला की किसी व्यक्ति के साथ सेक्स करते हुए। यानी कि मोदी जी को यह लगा कि मोदी और उस महिला के बारे में जो वीडियो सीडी है वो खुद इस पेटिशनर के पास आ गई और इसीलिए इस पेटिशनर के साथ कई तरह के केस और कई तरह के मामले दर्ज करके इनका पूरा कैरियर बर्बाद करने की कोशिश की जाती है। और अध्यक्ष महोदय, ये सीडी और ऑडियो रिकॉर्डिंग इसके बहुत शौक हैं। विजेंद्र गुप्ता जी को आज उनके सारे शौक पूरे कर देते हैं इस विधानसभा के अंदर। मैं यही समझना चाहता हूं कि आपकी पार्टी में यह व्यक्ति कैसे है, सिर्फ इसलिए कि इसने पलटी मारी और इसने नफरती राजनीति करनी शुरू कर दी अपने खुद के सर्वाइवल के लिए। इस तरह के नेता बहुत खतरनाक होते हैं। इसी फहरिस्त में आते हैं शहजाद पूनावाला जैसे वाहियात पलटू, गौरव भाटिया। इनको देखिए, आए दिन प्राइम टाइम में जहर उगलते रहते हैं। अभी मैंने शहजाद पूनावाला को सुना था, आम आदमी पार्टी की एक प्रवक्ता उसे एक्सपोज कर रही थी, प्रियंका कक्कड़, और कहा कि तुम्हारे पुराने बयान। तो यह व्यक्ति कहता है एआई जेनरेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेनरेटेड बयान ना दिखाएं। शहजाद पूनावाला, तेरे इतिहास को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। मैं जानता हूं तुम क्या थे, मैं जानता हूं कांग्रेस के अंदर तुम क्या करते थे, मैं जानता हूं कलमाडी की तुम कितने खास हुआ करते थे। आज तुमने पलटी मार ली है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कपिल मिश्रा ने पलटी मारी। मगर कपिल मिश्रा की पलटी बहुत खतरनाक है, क्योंकि हमने उसका प्रभाव, उसका असर दिल्ली दंगों में देखा। यह अपने आप में बहुत चिंतित करने वाला है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कपिल मिश्रा को पद से बर्खास्त किया जाएगा, इस व्यक्ति को जेल यात्रा कराई जानी चाहिए और कुणाल कामरा के दर्शकों को परेशान नहीं किया जाएगा। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।